एक्सक्रीशन ऑफ मेटल यानी धातुओं का निष्कर्षण। धातु जो होते हैं इनकी सक्रियता जो होती है, इनकी सक्रियता श्रेणी हम अच्छे से जानते हैं कि ये ऊपर वाले धातु जो होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं और नीचे वाले थोड़े कम होते हैं। तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाना है, तो ये जो होता है कुछ धातु जो होते हैं भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में हमको मिलती हैं, कुछ कंपाउंड रूप में मिलती हैं, यानी स्वतंत्र होंगी कुछ और कुछ संयुक्त रूप में होती हैं। तो ये धातुएं जो होती हैं संयुक्त और स्वतंत्र दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। तो कुछ धातुएं जो होंगी, तो ये जो कुछ धातुएं जो यौगिक में पाई जाती हैं, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली जो धातुएं, यानी कि हम अच्छे से जानते हैं जो सक्रियता श्रेणी होती है हमारी नीचे की ओर जैसे जैसे जाएंगे, ये हमारी धातुएं जो होती हैं कम सक्रिय होती हैं, यानी ये नीचे वाली धातुएं सबसे कम सक्रियशील होंगी। ये धातुएं स्वतंत्र अवस्था में ही पाई जाएंगी। नीचे आने वाली जो होंगी धातुएं स्वतंत्र अवस्था कह सकते हैं धातु पाए जाते हैं। इनमें जो मुख्य धातु होते हैं ये जो होती हैं सबसे कम क्रियाशील होती हैं। स्वतंत्र अवस्था में जो पाई जाती हैं कम क्रियाशील या कम अभिक्रियाशील होती हैं, यानी कह सकते हैं इनकी रिएक्टिविटी जो होती है काफ़ी कम होती है, कह सकते हैं एकदम बिल्कुल ना के बराबर होती है। ये धातुएं जो होती हैं इनमें जैसे एग्जांपल आता है हमारा, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड यानी AU, सिल्वर यानी AG जो चांदी होगी, चांदी पाई जाती है, प्लेटिनम होगी, कॉपर। ये इस तरह की धातुएं जो होती है काफ़ी नीचे, नहीं इनकी रिएक्टिविटी जो होती है काफ़ी नीचे होती है, काफ़ी कम पाई जाती है। तो इनको कह सकते हैं कि ये जो धातुएं हैं रिएक्टिविटी बहुत डाउन होगी, यानी कि ये लेस होती है इनकी, यानी कि कह सकते स्वतंत्र, यानी कि ये चूँकि स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र इसीलिए होते हैं कि इनमें रिएक्टिविटी जो होती है कम होती है, किसी से कंबाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये फ्री अवस्था में पाए जाते हैं। यानी रिएक्टिविटी कम होने के कारण ये आसानी से किसी से रिएक्टिव नहीं कर पाते हैं, यानी सामान्य ताप या कह सकते हैं समान कंडीशन में रिएक्टिव नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में हमको आसानी से मिल जाते हैं। और बाकी जो होते हैं धातुएं, तो ये और जैसे कॉपर, इसमें जो होता है कॉपर, इसमें जो मिलेगा हमारा कॉपर, और जो ये सिल्वर होता है यानी AG जो होगा, ये इनकी मुख्यतः जो होते हैं सल्फाइड, ये सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। हमारे ऑक्साइड अयस्क जो होते हैं इन्हीं के रूप में मिलते हैं, यानी कॉपर और जो सिल्वर होगा, ये कॉपर सिल्वर जो है इनके सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में हमको संयुक्त रूप में ये हमको प्राप्त हो जाते हैं। और सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर विद्यमान पाए जाते हैं, जो सबसे ऊपर होंगे, ये जैसे हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये टॉप पे रखे जाते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम, ये सारे जो होते हैं श्रेणी में अक्रियाशील जो अधिक होते हैं, यानी कि ये जो हमारी श्रेणी बनती है आवर्त सारणी कह सकते हैं, तो इनकी सक्रियता श्रेणी जो होती है अधिक होती है, यानी कह सकते हैं जो अभिक्रियाशील होगी इनकी रिएक्टिविटी जो होती है अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है कह सकते पाए जाते हैं, और क्योंकि टॉप पे रखेंगे सबसे अधिक, यानी इनकी जो सक्रियता श्रेणी है ऊपर रखे जाते हैं। इस तरह से यानी टॉप पे अगर हम चलें इस तरह से, तो ये हमारे जो होंगे ऊपर रखा जाए, तो यहाँ पे टॉप पे यानी कि कह सकते हैं इन स्थान में पाया जाएगा, नीचे की ओर नहीं, तो ऊपर की ओर ये होते हैं। इनकी सक्रियता जो होती है काफ़ी अधिक होती है, और ये इसीलिए इनकी सक्रियता जो अधिक होने के कारण ही, जैसे ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो ये आसानी से फ्री नहीं रह पाते हैं, किसी न किसी से बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए ये संयुक्त अवस्था में हमको मिलते हैं, यानी ये स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं पाए जाएंगे। और इनकी अधिक रिएक्टिविटी होने के कारण ये जो हमको किसी रूप में बंधे हुए, यानी किसी के ज़्यादातर ये बॉन्ड के रूप में पाए जाएंगे, कंपाउंड, यानी किसी से बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कैसे रहते हैं काफ़ी रिएक्टिव होने के कारण ये आसानी से कर लेते हैं। और जो मध्यम सक्रियता होती है, यानी मध्य श्रेणी, सक्रियता की जो मध्य श्रेणी होगी, मध्य श्रेणी, इसमें जो कुछ धातुएं पाई जाती हैं, जैसे हमारा Zn हो गया, जिंक, आयरन, लेड, ये सारी धातुएं पाई जाती हैं, इनकी जो अपक्रियाशीलता होगी मध्यम होगी, ये जो होगी अपक्रियाशीलता मध्यम होती है, यानी मीडियम साइज कह सकते हैं, यानी जो सबसे
यानी कि जो इसमें हमारे तीन इस तरह से कह सकते हैं कि धातुएं होती हैं सक्रियता जो ऊपर की ओर हमारे श्रेणी में पाई जाती है सक्रियता श्रेणी की सबसे अधिक अपक्रियाशील होती हैं, और जो इसमें जैसे सबसे नीचे की ओर कुछ धातुएं पाई जाती हैं जो कम अपक्रियाशील होती हैं, इनमें चांदी, गोल्ड, हमारा प्लेटिनम, कॉपर ये होता है और नीचे के रूप में पाई जाती है। और कुछ जो एक कॉपर और एजी होता है हमारे ये सल्फाइड और या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में मिल जाते हैं। और मध्यम श्रेणी में भी कुछ धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन सक्रियता जो होती है सबसे कम और न तो सबसे अधिक होती है, इनके बीच में पाई जाती है, यानी कि मिडिल अवस्था में होते हैं। तो ये जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, तो ये मध्यम अपक्रियाशीलता इनकी होती है। तो इस तरह से जो भू प्रॉपर्टी में मुख्य धातुएं जो होती पाई जाती हैं ये हमारी ज़्यादातर ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में पाई जाएंगी। जो हमारी धातुएं मिलती हैं ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में, जो सल्फाइड के रूप में होती हैं इनके धातुएं इस रूप में मिलेंगी। ये यानी कि जो धातुओं के अयस्क होंगे हमारे कह सकते हैं धातु जो अयस्क होंगे ये ऑक्साइड होंगे, यानी अयस्क जो मिलेंगे ऑक्साइड के रूप में हमको मिलते हैं। ये ऑक्साइड में हमको मिलेंगे, यानी अयस्क ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। ये इसके कारण क्या है, मतलब ऑक्साइड के रूप में क्यों मिल, ज़्यादातर हमारे जो ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में मिलते हैं हमारे रीजन होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ये पृथ्वी पे सबसे अधिक पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी सक्रिय होते हैं, क्रियाशीलता इनकी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए ये आसानी से किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि सक्रियता होने के कारण यानी ऑक्टेन पूरा करने के लिए इनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अन्य तत्वों से ये बॉन्ड बना लेते हैं जिसके कारण ये हमको सबसे ज़्यादा धातु में ऑक्साइड के रूप में ये मिलते हैं, यानी इनकी अधिकता के कारण ही ये ज़्यादातर हमारे धातु जो होते हैं ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं, इनकी उपस्थिति के कारण है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारी ये धातुएं होती हैं, यानी जो इस तरह से हमको मिले हुए हैं तत्व जो पाए जा रहे हैं, तो इनको तीन श्रेणियों में बांटा गया, यानी धातु जो होते हैं तीन श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक जो होती है हमारी इसमें कह सकते हैं जो एक्टिविटी होगी इनमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है अधिक क्रियाशीलता होगी, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे ये अधिक क्रियाशीलता, यानी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डिवाइड कर सकते हैं यानी कि इनको हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपर पाई जा रही हैं तो ये हमारी उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातु होंगी, उच्च अभिक्रियाशीलता, उच्च अभिक्रियाशील धातु। सेकंड हमारी जो होंगी इसमें मध्यम या मध्य अपक्रियाशील, मध्य अपक्रियाशील, और सबसे लास्ट में हमारी जो होंगी थर्ड नंबर पे कह सकते हैं निम्न अपक्रियाशील, निम्न अपक्रियाशील। तो रिएक्टिविटी के आधार पे हम धातुओं को लगभग यानी कि उनकी क्रियाशीलता के आधार पे या उनकी उपस्थिति के आधार पे या जिस तरह से हमको मिलते हैं तो उनके आधार पे हम इनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उच्च अपक्रियाशील, मध्य अपक्रियाशील और निम्न अपक्रियाशील। तो ये जो धातुएं होते हैं इनके तीनों के आधार पे तो हमें जो धातु यानी कि इनसे जो धातु को प्राप्त करना होता है इनकी श्रेणी इनकी एक्टिविटी के आधार पे हम इसमें धातु कर्म जो होता है इसके इसी अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं कि किसके आधार पे कैसे किया जाएगा। तो इसमें जो हमारी धातुएं होती हैं इनके आधार पे कुछ धातुएं जो होते हैं जैसे हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये एक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है, रिएक्टिव बहुत होते हैं। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये बहुत ज़्यादा उच्च इनकी रिएक्टिविटी पाई जाती है, नंबर एक पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं अधिक अपक्रियाशील होते हैं। तो इनको जो धातु हमको निकालना होता है धातु कर्म जो होगा धातु निष्कर्षण होगा ये जो होंगे विद्युत अपघटनी विधि द्वारा करेंगे, इनको हम विद्युत अपघटन विधि, विद्युत अपघटन विधि, यानी ये उच्च अभिक्रियाशील है। उच्च अभिक्रियाशील। सेकंड जो हमारा होगा यानी कि दूसरा जो होगा कह सकते हैं इसमें कुछ धातुएं जो पाई जाती हैं जैसे इसमें आएंगी Zn जिंक, आयरन और लेड, ये जो हमको मिलेंगी ये कार्बन के उपयोग से अपचयन किया जाएगा इनका।
इसमें कार्बनिक मटेरियल उपयोग करके इनका अपचयन किया जाएगा, जिसके आधार पे हम इसका धातु का निष्कर्षण में उपयोग करेंगे, यानी जो धातु कर्म होगा इससे निष्कर्षित करेंगे। ये जो होंगे हमारे मध्यम अपक्रियाशील होंगे। ये सेकंड वाला है मध्यम अपक्रियाशील। और जो थर्ड होगा हमारा, ये कह सकते हैं तीसरे तरह का जो होगा, ये इसमें जो कम क्रियाशील है, ये बहुत ज़्यादा कम होता है, जैसे Ag आपका हो गया, सिल्वर, Au यानी जो चांदी मतलब ये या सोना गोल्ड हो गया, ये जिनका जो निष्कर्षण होता है तो ये हमारे प्राकृतिक अवस्था में ही मिलते हैं। ये इनका निष्कर्षण ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होंगे, इसी रूप में ही हमको उपस्थित होते हैं, अक्सर निकलते हैं प्राकृतिक रूप में उपस्थित। ये निम्न अपक्रियाशीलता, इनको कह सकते हैं, ये थर्ड वाले होंगे निम्न अपक्रियाशील। तो ये धातुएं जो होती हैं इनके आधार पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी कि पहले, दूसरा और तीसरा। जो तीसरी श्रेणी होंगी, इस तरह से कह सकते हैं कि जो उच्च वाले होंगे इनको विद्युत अपघटनीय विद्युत द्वारा निष्कर्षण किया जाएगा, और जो मध्यम वाली होंगी ये कार्बन के उपयोग से अपचयन किया जाएगा, और थर्ड वाली में प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती हैं। तो इस तरह से हमको धातु को निष्कर्षण इस तरह से किया जाता है। तो एक समरी मतलब जो हमको अयस्क मिला होता है, इनका जो निष्कर्षण होता है, इनको हम एक समरी के रूप में मतलब इस तरह से कह सकते हैं कितने चरण होते हैं, किस आधार पे किया जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहले जो अयस्क होता है, जो ओर्स होते हैं, इनका अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण विधि यानी कि जैसे अकॉर्डिंग इनके आधार पे, इनकी उपलब्धि के आधार पे, मतलब कि कौन सा मतलब तत्व है, उच्च है कि मध्यम है कि निम्न है कि, तो निम्न को ऑलरेडी से मिलता है। तो ये दोनों के आधार पे इनमें पहले कैसे किया जाएगा। तो जैसे ये अयस्क का सांद्रण है, ये तो सबसे पहले इसमें हमको अयस्क जो मिलेगा इनका सांद्रण किया जाएगा। सांद्रण के आधार पे अब इसमें देखते हैं उच्च वाली है कि मध्यम के निम्न वाली है, तो इनके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो जो उच्च अपक्रियाशील होगा तो इनका उच्च अपक्रियाशील धातु को इनको गलित धातु का, इसमें जो हमको मटेरियल मिलेगा उनको गलित अवस्था में विद्युत अपघटन किया जाए, उनको गलाया मतलब इस तरह से कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे उनको गलत किया जाएगा जिसमें विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोडों के माध्यम से उसमें धातु प्रवाहित करके उनके धातुओं को शुद्धिकरण किया जाएगा, जिससे शुद्ध धातु मिलते हैं हमको। यानी गैल्वेनीकरण जैसे उसमें किया जाता है कि इसमें इसका लिक्विड होता है, सॉल्यूशन डाला जाता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग उसमें जो धातु मिलेगा वो ब्रेक हो गए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की ओर आकर्षित होते हैं। फिर नेक्स्ट अयस्क के सांद्रण जो मध्यम अपक्रियाशील होंगे, इनमें 2 तरह के जो सल्फाइड अयस्क या कार्बोनिक अयस्क होंगे। तो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं इनका भर्जन किया जाना है, कार्बोनाइट अयस्क का निस्तापन किया जाएगा, यानी टेम्परेचर जो होता है गर्म किया जाता है पिघलने, भर्जन भी इसमें किया जाएगा। तो फिर इन दोनों को, चाहे सल्फाइड अयस्क होगा चाहे कार्बन अयस्क, तो इनको भर्जन या निस्तापन के बाद इनमें हम फिर कॉमन होगा जो धातु को ऑक्साइड होगा, धातु का ऑक्साइड इनका बनेगा। इनमें फिर धातु में अपचयन किया जाएगा, अपचयन करने के बाद फिर धातु का शोधन किया जाएगा। यानी अपचयन यानी कि क्या है, सेकंड मध्यम किस्म के हैं, तो ये अभी बताया गया था कि कार्बन के उपयोग से इसमें अपचयन किया जाना है, तो धातु ऑक्साइड बना, इनका अपचयन किया जा रहा है जिससे धातु का शोधन किया जाएगा। निम्न श्रेणी में होंगे ये, इनका जो किया जाएगा सल्फाइड अयस्क मिलेंगे, सल्फाइड अयस्क से इनका भर्जन किया जाएगा, भर्जन से इनको हमको धातु मिल जाएगा। धातु जो हमको भर्जन के बाद ही हमको धातु मिलेगा, तो धातु का शोधन किया जाएगा, परिष्करण किया जाएगा या शोधन किया जाएगा। तो ये स्टेप होते हैं अयस्क से धातु का निष्करण, प्रत्येक चरण बने इसमें प्रयुक्त चरण होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको इस तरह से इसको करना होता है। तो ये इस तरह से धातु के निष्कर्षण में उनके क्रियाशीलता के आधार पर उनके अकॉर्डिंग उसको हम अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर उनके स्टेप जो होते हैं किस तरह से कौन सा किया जाएगा, ये अयस्क जो होंगे और इस तरह से इसका शोधन किया जाता है।